नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक को विस्तार पूर्वक आज हम समझेंगे और लास्ट में उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे हम साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। तो चलिए और समझते हैं इस सिद्धांत को और इससे संबंधित प्रश्नों को। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हमेशा आप प्रश्न देखते ही देखते हैं, टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, सिद्धांत की जो रचना करने का श्रेय जाता है, तो ये श्रेय जाता है सिगमंड फ्राइड को। जी हाँ, इस प्रकार का भी प्रश्न जो है ये बनता है कि यह सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी जो है ये दी थी। अब इन्होंने व्यक्तित्व के 3 कारक बताए हैं और ये 3 कारक हैं। अब देख सकते हैं, इद जो है इसे इदम भी कह दिया जाता है, कभी इद के रूप में प्रश्न आ जाता है तो कभी इदम के रूप में। और दूसरा यहाँ पर है ईगो, जिसे हम अहम कहते हैं। तो अहम से संबंधित भी प्रश्न आते हैं और परम अहम, जिसे हम सुपर ईगो कहते हैं, ये भी है। अब हम बारी बारी से इन तीनों को ही विस्तार पूर्वक समझेंगे और इनको समझने के बाद आप इनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से उसे हल कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है कि ये सिद्धांत जो था ये सर्वप्रथम दिया था सिगमंड फ्राइड ने। आगे बात करते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व के कितने कारक बताए हैं। तो इन्होंने व्यक्तित्व के 3 कारक बताए हैं और वो 3 कारक आपके सामने हैं। कभी कभी इनको भी पूछ लिया जाता है। तो ये 3 कारक हैं, इद या इदम और अहम और परम अहम। अब ये तीनों अवस्थाएं व्यक्तित्व की जो अंदर होती है, ये किस प्रकार की होती है और व्यक्ति के अंदर इद है, अहम है या परम अहम है, तो इनको समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, उसी प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की 3 दशाएं बताई हैं, उसी प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने मन की भी 3 जो दशाएं हैं, स्थिति हैं, वो बताई हैं। अब इन देखिए, मन को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। एक बांटा है इन्होंने पहला यहाँ पर चेतन मन। अब देखिए, चेतन मन जो होता है, तो चेतन मन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। चेतन मन जो होता है, ये मन के अनुसार व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। चेतन मतलब कि जागृत अवस्था, और उसके मस्तिष्क में क्रियाएं जो होती है वो साथ साथ चलती रहती है। तो यहाँ पर उसके मस्तिष्क में साथ साथ क्रियाएं चलती है। और चेतन मन जो होता है, ये हमारे मन मस्तिष्क का कुल 1/10 भाग यानी कि 10% होता है। अब ये 10% जो होता है, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। जो भाग यहाँ पर बर्फ की चट्टान का इस जल से ऊपर आप देख पा रहे हैं, तो ये 10% समझ लें। और जबकि इस भाग से बहुत बड़ा भाग जो है, बहुत ज्यादा पावरफुल भाग जो है, वो इसके अंदर नीचे छिपा हुआ है और वो है 90%। तो 10% जो होता है, ये हमारा चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो ये हमारा चेतन मन है और ये हमारा अचेतन मन है। तो ये एक आइसबर्ग है और इसी आइसबर्ग के अनुसार हमारे मस्तिष्क की तुलना हम इससे कर सकते हैं। तो एक मन हुआ हमारा चेतन मन और दूसरा मन होगा हमारा अचेतन मन। अब देखिए, अचेतन मन की बात करते हैं। तो अचेतन मन जो होता है, ये मस्तिष्क के अचेतन मन में कटु अनुभूतियों, दुखद बातों और अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। और जो कुल भाग 9/10 मतलब 90% ये होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 90% होता है। और कहने का मतलब है कि चेतन मन से ये 9 गुना ज्यादा है। ये 90% है, वो केवल 10% है। तो निश्चित हमारा जो अचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली होता है। और चेतन मन जो होता है, ये हमारा जागृत अवस्था में होता है। और इन्हीं दोनों मनों के बीच में एक और मन होता है, जिसे हम कहते हैं अर्ध चेतन मन।
तो निश्चित यहाँ पर आप चेतन और अचेतन मन को भी समझ गए हैं, और ये भी सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, और साथ ही इन्होंने व्यक्तित्व के भी 3 कारक बताए हैं, इद, इदम और परमाहम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है हमारा अर्धचेतन मन। चेतन हम देख चुके हैं जो कि 10% है केवल, अचेतन जो है 90% है, और अर्धचेतन जो होता है वो चेतन मन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। और ये अवस्था जो होती है इसमें हम याद की गई जो बातें होती हैं उनको अचानक से भूल जाते हैं, अटक जाते हैं। ये सब बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती है। जैसे कि अ, इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो कोई कार्य करना भूल जाता है और उसको बाद में याद आता है कि मुझे तो ये कार्य करना था। उसी का एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे हम कभी एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में हम किसी प्रश्न को बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, परंतु उसका उत्तर हमें याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं। और जैसे ही हम एग्जाम हॉल से बाहर आ जाते हैं तो वहां पर वो उत्तर हमें याद आ जाता है तुरंत कि हाँ ये था। तो ये सारा जो खेल है ये अर्धचेतन मन का होता है, और इसमें अर्धचेतन मन भूमिका निभाता है। अब देखिए यहाँ पर जो अर्धचेतन मन का हमने उदाहरण यहाँ पर देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इदम, अहम और परम अहम है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर बारी बारी से विस्तार पूर्वक समझेंगे, और इनको समझने के बाद इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए ये जो 3 घटक होते हैं इन घटकों का एक विशेष महत्व है, और ये तीनों घटक जो होते हैं जब एक सुसंगठित और समरस इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो अपने वातावरण के साथ में प्रभावी ढंग से समायोजन कर सकता है। कब? जब ये तीनों घटक एक सुसंगठित तथा समरस इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उस कंडीशन में। आगे बात करते हैं कि जब व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर लेगा तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सुसमायोजित व्यक्ति। अब सुसमायोजित का मतलब होता है जो अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको विस्तार से समझते हैं। देखिए पहला हमारा आता है इदम, और इदम जो होता है इसे हम कहते हैं सुखवादी सिद्धांत। ये भी प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखिएगा। इदम जो है ये सुखवादी सिद्धांत है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके मानसिक स्तर के द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 चीजें निकल के आ रही हैं, एक है शारीरिक इच्छाएं और दूसरी है मानसिक शक्ति। ये 2 चीजें हैं, और जब वो नियंत्रित नहीं हो पा रही है तो इसी विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को हम इदम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि शारीरिक इच्छाएं प्रबल हैं और वो उसके मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रही है। अब इसी को समझने के लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण एक चित्र के रूप में यहाँ पर लिया है। मान लीजिए कि ये कोई एक तुला है या कोई एक झूला है, एक बच्चों के पार्क में खेलने का इस प्रकार से एक झूला भी होता है, जहाँ पर एक बच्चा इधर बैठता है और दूसरा बच्चा इधर बैठता है, और जिस बच्चे में वजन ज्यादा होता है तो उधर वो झूला झुक जाता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शारीरिक जो इच्छाएं हैं, ये शारीरिक इच्छाएं ज्यादा भारी है, ज्यादा प्रभावी हैं और ज्यादा वजनी हैं, तो ये प्रबल हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मानसिक शक्ति है, मस्तिष्क का स्तर है, वो कमजोर पड़ रहा है और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये स्थिति जो होगी इसे हम कहेंगे इदम। तो देखिए यहाँ पर जो इदम होता है, अब इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पर शारीरिक इच्छाएं प्रबल हैं और मस्तिष्क मानसिक स्तर के द्वारा उन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो इदम बन रहा है।
अब इस इदम की क्या और विशेषताएं होती जिससे हम इनको पहचान सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि इदम जो होता है वो जन्मजात होता है और बचपन में इदम ज्यादा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां तथा दमित इच्छाएं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर इदम होता है और वो जन्मजात होता है, पर वो सबसे ज्यादा होता है बचपन की आयु में। और देखिए, इदम जो होता है इसे हम सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। तो इसका कारण क्यों है इस सुखवादी कहने का कि इदम जो होता है ये किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता और बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद या सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो ये तुरंत सुख, संतुष्टि आदि प्राप्त करना चाहता है। इस वजह से हम इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर इन बातों से कोई मतलब नहीं होता कि ये गलत है, सही है। वो तो तुरंत सुख चाहेगा, उसे आनंद चाहिए और इन्हीं को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी परिस्थिति या बाधा का इंतजार नहीं करना चाहेगा। तो इदम जो होता है, अब आप समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो रही है, आपको कोई अच्छी मूवी देखने की इच्छा हो रही है, किसी भी चीज़ फेसबुक चलाने की हो रही है, व्हाट्सएप चलाने की हो रही है और ये आपकी शारीरिक इच्छाएँ हैं। अब आपका मस्तिष्क, मतलब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गलत है। अब आपके मस्तिष्क के स्तर के अनुसार आप यदि इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप इदम से संबंधित परिस्थितियों में नहीं हैं। और यदि आपकी शारीरिक इच्छाएँ आपके मानसिक स्तर से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपके अंदर इदम जो है वो प्रभावी हो रहा है। और इदम जो होता है ये पूर्ण रूप से अचेतन में कार्य करता है और इदम जो होता है इच्छाओं की जननी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी इच्छाएं जो होती जन्म लेती है और उन इच्छाओं को यहाँ पर पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है। और इसे उचित अनुचित, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं इसकी विशेषता का। इसे उचित अनुचित का कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ आनंद को ही मानता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, उन बातों से इसे कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो गलत हो, परंतु इच्छा है तो उसे वो पूरी करना चाहेगा। और ये पाशविकता का प्रतीक होता है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में इदम अधिक होता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी वजह क्या होती है? अपराधी व्यक्ति चोरी करना चाहता है, उसकी इच्छा है और उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं वो उसकी इस इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो व्यक्ति वहां पर चोरी कर लेता है, चाहे उसके परिणाम से कुछ भी भुगतना पड़े। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानसिक स्तर कमजोर है, शारीरिक इच्छाओं का स्तर मजबूत है, तो वहां पर उस व्यक्ति के अंदर जो है इदम ज्यादा प्रभावी है। और ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। कब? जब ये लोग बड़े हो जाएँ तब भी इनके अंदर देखने को मिलता है। अब वर्तमान समाज के अंदर हम देखते हैं कई तरह के जो अपराधी होते हैं उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि वो परिणामों पर विचार नहीं करते हैं, सही गलत का कोई फैसला नहीं कर पाते हैं कि सही है गलत है। उन्हें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी इच्छा को पूरी करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर जो इदम, जिसे हम सुखवादी सिद्धांत कहते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ पर समझ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और जो कि है अहम। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इदम जो होता है इसे मैं एक यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, दानव। देखिए, दानव बुरा होता है, राक्षस प्रवृत्ति होती है। और ये जो दानव होता है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो इसी प्रवृत्ति के ही होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको याद रह जाए इसके लिए यहाँ पर एक दानव शब्द देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक शब्द देता हूँ, बचपन। अब इन दो चीज़ों से आपको बहुत हिंट मिलेगी। देखिए, बचपन में इसकी अधिकता होती है और ये इस
जिसके अंदर ईंधन ज्यादा होगा वो आपराधिक प्रवृत्ति के या राक्षस प्रवृत्ति या दानव प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये मैं आपके लिए यहाँ पर उदाहरण रख रहा हूँ। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं और वहां पर आपको दो नए हिंट मैं दूंगा। चलिए देखिए, दूसरा यहाँ पर हमारा आता है अहम। और अहम जो है ये वास्तविक सिद्धांत है। ये अब इसे हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं और उसकी मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन की स्थिति हो तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को हम अहम कहते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर अहम, एक तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मानसिक स्तर है और एक तरफ जो है शारीरिक इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर शारीरिक इच्छाएं और मानसिक स्तर के बीच में एक संतुलन है, एक बैलेंस है। तो यहाँ पर दोनों चीजें निश्चित एक दूसरे से कंट्रोल में रहेंगी। अब जो अहम होता है इसी को हम वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। और वास्तविक सिद्धांत से क्यों कहा जाता है और इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं होती है अहम की, ये हम समझते हैं। देखिए ये जो होता है अहम, जिसे हम वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि ये वास्तविकता से संबंध रखता है ये, और व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए इसे वास्तविक सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो होता है अहम, ये आंशिक रूप से चेतन मन और आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। ये आपको ध्यान जरूर रखना है, आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन मन में ये काम करता है। और यहाँ पर आगे हम पॉइंट को देखते हैं। अहम को हम वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि ये वास्तविक धरातल पर अपना कार्य करता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। साथ ही ये हमारी इच्छाओं और वास्तविकताओं के बीच में संतुलन को बनाए रखता है और ये सामाजिक होता है तथा मानव का प्रतीक होता है। सॉरी, मानवता का प्रतीक होता है। मानव तो सभी हैं, मानवता का प्रतीक है। अब देखिए, आप किसी भी चीज को देखते हैं और वहां मान लीजिए जब दुर्घटनावश किसी व्यक्ति को देखते हैं जो दुर्घटना से भी ग्रसित हुआ है और आपके मन में उसके प्रति दया भाव जागृत हो जाता है, आपकी इच्छा होती है कि उसकी मदद की जाए, तो आप निश्चित वहां पर एक सामाजिक भूमिका निभाते हैं और आप साथ ही साथ मानवता भी वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके अंदर अहम की प्रवृत्ति है, वास्तविकता की प्रवृत्ति है और आप एक सामाजिक और एक बैलेंस इंसान है, जहां पर आपकी शारीरिक और मानसिक इच्छाएं जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस में है। और ये युवा अवस्था में सर्वाधिक होता है। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, युवा अवस्था में सर्वाधिक होता है। देखिए मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था इदम का, वहां पे आपको हिंट दी थी बचपन और दानव। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ युवा अवस्था। देखिए युवा अवस्था जो होती है, युवा अवस्था में ये हमें देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आप क्या बन जाते हैं, मानव बन जाते हैं। बचपन में दानव थे, युवा अवस्था में मानव हो गए, क्योंकि यहाँ पर आप वास्तविक स्थिति को देखते हैं और वास्तविक स्थिति को आप समझते हैं और उसी के अनुरूप आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ जो होती है, इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं और मानसिक शक्तियाँ, उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपकी विशेषताओं को ध्यान रखना है। इन विशेषताओं से प्रश्न निकलेगा जिसे कि अहम जो होता है ये चेतन में कार्य करता है या अचेतन में, तो ये आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले परम अहम की। और ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि मैं लास्ट में आपको इनको तीनों को याद रखने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं परम अहम की, जिसे हम आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और परम अहम जो होता है आदर्शवादी, नैतिकतावादी यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मानसिक शक्तियां ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा भारी है, ज्यादा प्रबल है किसकी अपेक्षा, शारीरिक
इच्छाओं की अपेक्षा। तो यहाँ पर उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर पा रही है, और इसी विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को हम परम अहम कहते हैं, सुपर ईगो कहते हैं। अब चलिए इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। अब चित्र देख करके इनको समझ गए हैं कि परम अहम या आदर्शवादी सिद्धांत क्या होगा, जहां पर मानसिक शक्ति प्रबल होगी शारीरिक इच्छाओं के बजाय। चलिए आगे इसकी विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, सामाजिक मान्यता और संस्कार आदर्शों से संबंधित है, और साथ ही साथ ये मानवीय, सामाजिक, राष्ट्र हित, व्यक्ति हित और त्याग व बलिदान के लिए तत्पर होता है। देखिए, आपके अंदर जब इस प्रकार की के गुण मौजूद हैं जो इस प्रकार के हैं, तो निश्चित आपके अंदर परम अहम भी जागृत हो चुका है, और आपके अंदर परम अहम भी मौजूद है, और ये पूर्णतः चेतन मन से निर्धारित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इदम अचेतन था, जो दूसरा देखा अहम, आंशिक रूप से चेतन, आंशिक रूप से अचेतन, और तीसरा परम अहम जो है ये पूरी तरह चेतन से नियंत्रित होता है और पूर्ण रूपेण मानसिक होता है। परम अहम का जो विकास होता है वो सबसे देर में होता है, लास्ट में होता है, अतः ये वृद्धा अवस्था में अधिक होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति के अंदर त्याग की, अपनी हर इच्छाओं को नियंत्रित करने की स्थिति आ जाती है, और इसी वजह से हम इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी के आधार पर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर पछतावे की भावना जो होती है वो होती है, और यहाँ पर व्यक्ति परम अहम के अंदर देवत्व का प्रतीक बन जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। देखिए, वृद्धा अवस्था के अंदर ये है, और यहाँ पर व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर रहा है, देवत्व का प्रतीक बन रहा है, मतलब कि देवता बन रहा है। तो देखिए, देवता, दानव, मानव, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था। अब यहाँ पर आप पूरी तरह इन तीनों सिद्धांतों को, पर इदम को, अहम को, परम अहम को समझ चुके हैं। तो निश्चित यहाँ पर इन तीनों बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से वृद्धावस्था होती है, बचपन होता है, युवा अवस्था होती है, हमारी तीन अवस्थाएं, और इन तीनों को याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी एक लिंक बना रहा हूँ। आप उसे सही नहीं मानना, ताकि आपको याद रह पाए, इसलिए आप उस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बचपन था, बचपन में आप दानव थे, जैसे आप युवा अवस्था में आए आप मानव हुए, और जैसे आप वृद्धावस्था में आए आप देवता बन गए, देवत्व को प्राप्त कर लिया, देवत्व का प्रतीक आप बन गए। तो यहाँ पर इन तीनों से आप बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पर निकाल पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रख पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, इदम जो होता है वहां पर व्यक्ति जब दानव है तो वो अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहेगा, चाहे सही हो या गलत हो। आप समझ गए, बचपन में ऐसे थे। जैसे आगे जाते हैं युवावस्था, आप सही को सही, गलत को गलत, और वास्तविक स्थिति से संबंध रखते हैं, और वास्तविकता से संबंध रखते हैं, तो आप वहां पर सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। आपके अंदर बैलेंस है, और आप वहां पर संतुलित हो चुके हैं। और जैसे आप वृद्धावस्था में जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा अनुभव हो जाता है, बहुत सारा ज्ञान आपके जीवन का आपको प्राप्त हो जाता है। तो वहां पर अपने मानसिक शक्तियों के उपयोग से आप अपनी शारीरिक इच्छाओं को, बहुत छोटी इच्छाओं को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो निश्चित वहां पर आपके अंदर त्याग, हित, राष्ट्र हित, व्यक्ति हित, त्याग, बलिदान आदि की भावना होती है। तो आप देवत्व के रूप में का प्रतीक वहां पर बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें हल करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिसिज्म का संबंध है। अब ये संबंध किससे होता है? ईश्वर प्रेम से, प्रकृति प्रेम से, या आत्म प्रेम से, या फिर मित्र प्रेम से? तो देखिए, नर्सिसिज्म जो होता है इसका संबंध जो होता है
होता है आत्म प्रेम से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, और ये इस टॉपिक में हमें देखने को नहीं मिला, परंतु ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें शामिल इसे किया है। देखिए, नर्सिसिज्म का मतलब होता है जो अपने आप से प्रेम करे, तो उसी के लिए यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल होता है नर्सिसिज्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, और ये कौन कहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, चोरी करना पाप है, ये ईद कहता है, ईगो कहता है, सुपर ईगो कहता है, या फिर कोई नहीं कहता है? तो यहाँ पर हमने देखा, तीनों को समझा। ईद जो होता है, चोरी करना कोई पाप नहीं है, आपकी इच्छा है, आप कर लीजिए, ये कहना है ईद का। ऑप्शन बी की बात यहाँ पर करें, ईगो की, अहम की, चोरी करना पाप है। अब मान लीजिए कि आपको पैसे की कोई विशेष आवश्यकता है, बहुत सख्त आवश्यकता है, आपके पास पैसे नहीं है, आप उसका कहीं पर इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, और आपको बहुत अतिशीघ्र आवश्यकता है, आपकी वास्तविक स्थिति है कि आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पर चोरी करना आप कहेंगे कोई पाप नहीं है, मैं इस आवश्यकता के लिए कर रहा हूँ और ये ज़रूरी है। वहाँ पर आप वास्तविकता से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो, चोरी का मतलब चोरी ही होता है, और ये गलत है, पाप है। तो ये हमें कहेगा हमारा सुपर ईगो, परम अहम, क्योंकि ये हर छोटी से छोटी इच्छा को भी नियंत्रित करेगा और बताएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सुपर ईगो। इदम में कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा कि सही है, गलत है, या पाप है, या पुण्य है। ईगो के अंदर हम वास्तविक स्थिति को देखेंगे, और सुपर ईगो नैतिकता की ही बात की जाएगी, आदर्श की बात ही की जाएगी, अनैतिक उसमें शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को किन रूपों में बांटा है, ये हमने देखा था। तो आप निश्चित यहाँ पर इसका उत्तर बता सकते हैं, और बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, पूरा टॉपिक ही हमारा ईद, इदम, अहम और परम अहम के रूप में है। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को इन्हीं तीन रूपों में बांटा है। तो निश्चित हमारा ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, मनोविश्लेषणवाद, इसी को तो नाम दिया हमने साइको एनालिसिस थ्योरी, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हमने देखा सिगमंड फ्रायड ने किया। तो निश्चित ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह? अब देखिए, इंद्रिय सुख, चाहे कोई सी भी आपकी इच्छा हो, उन सुखों का भंडार ग्रह किसके अंदर, ये बहुत ज्यादा होती है। तो हमने देखा था, ये इच्छाओं की जननी है। तो इच्छाओं की जननी कौन है? परम अहम, अहम या सूक्ष्म अहम, या फिर इदम। तो इदम जो होता है, यही इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार है। इसके अंदर काम, प्रवृत्तियां, वासनाएं जो होती हैं, वो इसमें मौजूद होती है, और ये इच्छाओं की जन्य होता है। तो निश्चित ही यही भंडार ग्रह है आपकी इंद्रिय सुख की इच्छाओं का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अहम का कार्य है, अहम का कार्य क्या होता है? नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, या अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना, या डी है हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना। तो देखिए, अहम जो होगा ये हमारे इदम और वास्तविकता के बीच एक समन्वय की भूमिका को निभाता है। कौन? अहम। क्योंकि
इदम के अंदर हम देखते हैं हमारे शारीरिक इच्छाएं वहां पर प्रबल है, और अहम के अंदर क्या होता है, हम उन शारीरिक इच्छाओं को वास्तविकता से जोड़ के उनके साथ बैलेंस करके देखते हैं। तो यहाँ पर इदम और वास्तविकताओं के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है अहम। तो ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? फ्रायड, वुंट, स्किनर, पावलोव। तो पूरा चैप्टर ही हमने यहाँ पर देखा है, टॉपिक जो है वो पूरा हमने देखा कि ये सिगमंड फ्रायड के ऊपर ही है और मनोविश्लेषण सिद्धांत के ऊपर ही है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों व आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? इदम, अहम, परम अहम या लिबिडो। तो यहाँ पर हमने देखा कि समाज के नैतिक मूल्यों से और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है, तो वो होता है परम अहम, और वो हमें देखने को मिलता है वृद्धावस्था के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? अब वास्तविकता से संबंध कौन रखता है, इदम, अहम, परम अहम या फिर लिबिडो? तो हमने देखा कि जो अहम होता है वही वास्तविकता, तार्किकता से संबंध नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम इस प्रकार से हैं, इदम व परा अहम, अहम व परा अहम। सी है इदम, अहम व परा अहम, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व के विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम हैं इदम, अहम और परम अहम। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? आपका व्यक्तित्व बुरा प्रदर्शित हो, जिसके अंदर आपका प्रबंधन बुरा हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सुपर ईगो की अधिकता, ब्रह्मा, आकांक्षा की कमी, या फिर आपका इड। और इड को ही हम इदम भी कहते हैं, इद भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आपका इद जिम्मेदार होगा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर आपका उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इद, इदम, अहम से संबंधित कुछ टॉपिक, और इनसे आप देखेंगे टैट के अंदर प्रश्न हमेशा निकल के आते हैं। तो ऐसे टॉपिक हम चयन कर रहे हैं जिनसे हमेशा प्रश्न निकलते हैं, और उन्हीं को विस्तार पूर्वक गहराई से समझा करके और फिर उनके प्रश्न लेकर के हम अगले टॉपिक में फिर आपके साथ मिलेंगे। और आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर समझाइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने हमें इतना देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।